So what we say about the gravitational force, it is the force applied by any mass या any massive object to any other mass in its gravitational field. उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई मास आ जाए तो उस पे वो मास अप्लाई करेगा फोर्स, और वो फोर्स डिपेंडेंट किस पे होगी? उसके अपने मास पे। ठीक है, उसका मास जितना अपना ज्यादा होगा उतनी हाई फोर्स लगाएगा, जितना कम होगा उतनी कम फोर्स लगाएगा। तो अब हमारा वो जो कॉन्सेप्ट था ना, जो इनिशियल प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट था ओ लेवल का, कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट टू बाय अर्थ टू एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, नियर इट्स सरफेस। So that was a correct definition, but that was an incomplete definition. Since Earth is a mass, is a massive object, and any other object near its surface is also a massive object. So if it is lying under the Earth's gravitational field, Earth will definitely attract it. Okay, that is a case of gravitational force. But it doesn't mean that any other mass cannot be attracted by any other mass. Like Moon, if we say Moon is also a massive object, Jupiter is also a massive object, Mars is also a massive object. So they also do attract other massive objects, but depends upon their own mass. ठीक है ना? सही. When we say that the Earth's gravitational field is higher and greater than the gravitational field strength of Moon, so what does it indicate? It indicates that the Earth's mass is way higher than Moon's mass. ठीक है? सही. That's why Earth is applying more force, larger force on any object as compared with Moon. समझ रही है आप बात? जी. समझ में आ रही है ना? सर इसका फॉर्मूला है कोई? फॉर्मूला है ना, बिल्कुल देखेंगे, हमने इनिशियल क्लास में देखा था। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी सर. तो इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ठीक है, सही. जिसकी आप वैल्यू 9.81 लेते हो ना, जी. 9.81 न्यूटन पर केजी, ये ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ है। ये डिटरमिन करती जी. है कि आपका जो मास है जिसकी आप बात कर रहे हो, जो प्लेनेट की बात कर रहे हो, वो कितनी वैल्यू रखता है, कितनी हाई स्ट्रॉन्ग फोर्स रखता है किसी अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अर्थ की जैसे 9.81 है, अगर मून की 1.63 है, तो ये मून की कम है। तो मून क्या इंडिकेट कर रहा होगा हमें डेटा से, कि मून जो है वो कम फोर्स लगा रहा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो उसके अंदर होंगे या उसकी सरफेस पे होंगे। तो हम अगर मून पे चले जाते हैं तो हमें अर्थ के मुकाबले में एक बहुत लो अमाउंट ऑफ पुल फील हो रहा होगा। इसका मतलब हम क्या जी. कहेंगे? हम कहेंगे भाई मून की ग्रेविटेशनल फील्ड वीकर है, इस वजह से वो कम फोर्स लगा रही है हम पे। लेकिन फोर्स तो लगाएगा जी. मून। ऐसा तो नहीं है मून पे अगर कोई स्कूल स्टार्ट हो जाता है और वहां पे टीचर ये थोड़ी पढ़ाएंगे कि मून द ग्रेविटेशनल फोर्स द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय मून टू एनी ऑब्जेक्ट। वहां फिर ये पढ़ा रहे होंगे वो लोग, है ना? तो वहां भी जी. ओ लेवल के बच्चों को यही पढ़ा रहे होंगे। फिर जब ए लेवल में आएंगे तो उनको बताएंगे नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर इज अ जनरल रूल दैट एवरी मैसिव ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एनी अदर मैसिव ऑब्जेक्ट इन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड व्हिच इज डिपेंडेंट अपॉन देयर मासेस। ठीक है ना? जी. तो अब आपके पास एक जनरल कॉन्सेप्ट आ गया कि कोई भी मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, जरूरी नहीं कि अर्थ ही अट्रैक्ट करेगी, अर्थ भी अट्रैक्ट करेगी क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा मास है। सही है? सही. ये वही वाली बात है कि भाई मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो भी मैं पाकिस्तानी हूँ, कराची में रहता हूँ तब भी पाकिस्तानी हूँ भाई। ठीक है, जी. जी. तो भाई इस पे बात कर ली हमने। हमने कहा फॉर्मूला है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, एफ इज इक्वल्स टू एम जी या डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी। तो भाई ये एम जी में एम तो कांस्टेंट रहता है क्योंकि कंटेंट ऑफ मैटर है, ये तो बॉडी में से चेंज नहीं होगा ना जब तक आप कुछ खत्म ना करें अपने अंदर से। ठीक है, हाँ. तो ये चेंज होता रहता है स्मॉल जी। स्मॉल जी चेंज होता रहेगा तो ये फोर्स चेंज होती रहेगी। ये स्ट्रेंथ है ना, फील्ड स्ट्रेंथ है। फील्ड स्ट्रेंथ वीकर होगी, फोर्स भी वीकर होगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं अपने आप को कि भाई ये फोर्स और ये जी इक्वल है। अक्सर वो बोलते नहीं है, मतलब यहाँ नहीं लिखते, लेकिन अब उनकी जबान में ये आ रहा होता है, ऐसा फील हो रहा होता है कि वो जी को और एफ को सेम कर रहे होते हैं, जो कि नहीं है। ये रिलेटेड जरूर है, इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होते ना तो फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू जी होता, एफ इक्वल्स टू एम जी ना होता, है ना? जी. तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ फोर्स, राइट? It does जी. not equates the value of force. If the g is greater for any planet or any massive object, ultimately its force of gravity will also be greater. And if it is lower,
the force will be lower because they are directly proportional, but they are not equal. ठीक है, this should be जी kept separate. ये बात आपको पता होनी चाहिए कि they are not equal, they are directly proportional. And we know that when we remove the directly proportional sign, we introduce a equals to and a constant. That constant is its mass. ठीक है भाई. जी So you might remember g as the acceleration due to gravity or acceleration of free fall. But if you compare the formula F is equals to ma and F equals to mg, you can see that the acceleration due to gravity and the gravitational field strength are the same things. सही बात है. हमने क्या कहा था भाई, फ्री फॉल में जो ऑब्जेक्ट गिरता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलेशन से गिरता है, और वही हमारी फील्ड स्ट्रेंथ भी है. तो वो बात तो एक ही है ना. एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ग्रेविटी, उसके ऊपर हम एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर रहे हैं, तो उस पर लगने वाली सिर्फ एक ही तो फोर्स हुई. वो क्या हुई? वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हुई. और फोर्स ग्रेविटी इन्फ्लुएंस किससे होती है? जी से होती है, स्मॉल जी से. जो वैल्यू स्मॉल जी की होगी वही एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी. सही है. जी मैं अगर जहाँ फास्ट जाऊँ तो भाई बता देना मुझे, ठीक है ना. जी जी अच्छा, अब आता है वो ट्विस्ट जिसके बारे में हम कब से आपको इतनी बातें बता रहे थे, जिसे जो आपके तमाम चीजों को और क्लियर कर देगा, जो कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन पॉइंट मासेस. ये न्यूटन साहब की बहुत बड़ी इजाद थी, जिसकी वजह से उनको जाना जाता है. उनके सर पे जब सेब गिरा था, तो हम जैसा आम आदमी होता तो हम तो देख के खा लेते कि हाँ यार जबरदस्त जबरदस्त मीठा है यार, खा लेते हैं. लेकिन हम्म उन भाई साहब ने ऐसे नहीं किया. वो भूखे नहीं होंगे हमारी तरह, तो उन्होंने कहा चलो हम जो है इसको देखते हैं गिरा क्यों है, मैंने तो इसको नहीं छेड़ा. तो उन्होंने फिर अपनी थ्योरी दी. अब ये थ्योरी जो है, इसे कहते हैं, इस लॉ को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ फोर्स ऑफ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ क्यों? क्योंकि उसमें पूरी यूनिवर्स की इसने बात कर दी है, सिर्फ अर्थ की बात नहीं की है. ठीक है ना, अर्थ की बात तो हम ओ लेवल तक करते थे, अब उसने पूरी यूनिवर्स को पकड़ लिया. उसने अपना आइडिया दिया पॉइंट मासेस से. पॉइंट मासेस क्या होते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. पॉइंट मासेस ये कि ऐसे मासेस जिनके डायमेंशन ना होने के बराबर हो, जो एक पॉइंट की तरह के हो, उसका एरिया वॉल्यूम लेंथ कुछ भी ना हो. इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट, इतने छोटे मासेस हो. ठीक है. जी ये उसने क्यों दिया पॉइंट मासेस थ्योरी? क्योंकि उसने कहा कि भाई अभी मैं डायमेंशन पे नहीं जा रहा ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट बड़ा होता जाएगा, ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, ये फॉर्मूला इसका वायलेट हो जाएगा. तो इसने फिर इसके बाद और भी फॉर्मूला दिए जिसमें उसने डायमेंशन कंसिडर किया था, लेकिन वो अभी हमारे स्कोप में नहीं है. हमारे स्कोप में सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए. ठीक है. यानी जी दो आयरन फिलिंग समझ लो तुम एक तरह से. सही ठीक है. उसने कहा कि उन दोनों के बिटवीन क्या फोर्स होगी, क्योंकि अब उसने बता तो दिया है कि भाई एक मास ये है, समझो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ये है पूरी यहाँ तक आ रही है, और दूसरा मास ये है, इसकी हम्म फील्ड यहाँ तक आ रही है, तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्सेस लगा रहे होंगे, है ना. जी ये इसको खींच रहा होगा, ये इसको खींच रहा होगा, M1 M2 को खींच रहा होगा, M2 M1 को खींच रहा होगा. तो इनके बिटवीन एक जी डिस्टेंस आर है, जिसको हम आर कहते हैं. अच्छा, ये आर डिस्टेंस जो है, ये वो इन दोनों के आउटर सरफेस से नहीं है, इनके सेंटर से. ठीक है. जी अच्छा, ये दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे, ये याद रखना. जो M1 M2 पे लगा रहा हो, वही M2 M1 पे लगा रहा होगा. कैसे? उसको हम कैलकुलेट करते हैं. इट इज नॉट जस्ट लार्ज ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट ईच अदर. अब देखो आ गई ना बात. हमने कहा अब दुनिया का हर छोटे छोटा आइटम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है, बस वो वैल्यू इतनी छोटी होती है कि हमें फील नहीं होती. सही है ना. जी ऑल मासेस हैव अ ग्रेविटेशन फील्ड. दुनिया में जो जो मास होगा सबकी ग्रेविटेशन फील्ड होती है, सिर्फ अर्थ कोई स्पेशल आइटम नहीं है. दिस मीन्स दैट दे अट्रैक्ट अनदर मास. यहाँ लिखा हुआ है 2 point masses of mass m1 and m2 are separated by a distance r. दो मासेस हैं m1 और m2, इन दोनों को हमने एक डिस्टेंस r से सेपरेट किया हुआ है. ठीक है. they will attract each other with a force given by this formula. ये फॉर्मूला है भाई. F is equals to माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. अच्छा, ये माइनस का फॉर्मूला, माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है? माइनस साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि एक दूसरे पे ये हम्म लोग ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहे होंगे. ठीक है. यानी M1 जी M2 पे फोर्स लगा रहा है तो वो राइट साइड पे, M2 M1 पे लगा रहा है तो लेफ्ट साइड पे, तो ऑपोजिट हो गई ना डायरेक्शन तो. जी अच्छा, ये इक्वल किसके है भाई? कैपिटल जी. कैपिटल जी एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये लिखी है इसकी वैल्यू. इसकी वैल्यू ये रही है, इसका नाम ये रहा. अच्छा, इस कैपिटल जी आ गया. फिर क्या है? M1 इंटू M2, यानी कि ये दोनों मासेस का प्रोडक्ट, M1 M2 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स.
not between them. This is there between their centers. Okay. जी So we have a formula here now which can give us the actual force of gravity. जब ऊपर देख रहे थे यहाँ पर F to mg, मैं कहता F और G कनेक्टेड है, तो G का रोल जी होगा, लेकिन एक्चुअल F की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस तरह निकालूंगा इन दोनों के बिटवीन ये फॉर्मूला। ठीक है। जी जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, वरना पेपर में फॉर्मूला शीट में गिवन होता है। ठीक है, वेयर जी इज अ कांस्टेंट अच्छा नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जब सॉल्व करते जाओगे तो याद हो ही जाएगी। इट्स वैल्यू जी इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका यूनिट कैसे हुआ? देखो फोर्स का, अब आप जी का यूनिट निकालेंगे तो जी को एक तरफ कर लो, बाकी सबको लेफ्ट पे भेज दो। जी को यहाँ रखोगे, आर स्क्वायर वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ से। सही है। जी एफ का न्यूटन, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। ये दोनों मासेस हैं, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां जाके डिवाइड हो जाएंगे। एक मास जो है उसका यूनिट केजी होता है, दो का केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो जी का यूनिट क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है। जी ये रहा न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर, यानी कि पर केजी स्क्वायर, यानी कि केजी पावर -2। सही है। जी दिस इज नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द माइनस साइन इज द इक्वेशन शोज दैट वेक्टर नेचर ऑफ फोर्स। माइनस साइन बता रहा है कि भाई फोर्स वेक्टर है, तो एक दूसरे के ऑपोजिट फोर्सेस लग रही है, तो हमेशा माइनस में आएगी आंसर। ठीक जी है। अच्छा सर हमेशा माइनस में होगी। हाँ, क्योंकि देखो ये दो फोर्सेस है ना, हमें नहीं पता हम किस वाली फोर्स की बात कर रहे हैं, M1 M2 पे लगा रहा है वो, या जो M2 M1 पे लगा रहा है वो। तो ये कंबाइंड फोर्स है, तो तो अगर ये हम तो अगर माइनस नहीं लगाया तो वो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर है ना। अगर आपसे सवाल में कहा गया ओनली गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, तो फिर आप माइनस मत लगाना, मैग्नीट्यूड अगर कहा हो। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात की गई है तो लगाना पड़ेगा। सही है भाई। कोई सवाल? नहीं सर। अच्छा भाई, अच्छा दिस सर इसका इसका मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा किसकी? इसकी लॉ की? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ इसकी, देखो इसको लिखो, लिखना शुरू करो। फॉर 2 पॉइंट masses, for 2 point masses, the force of attraction, the force of attraction between, जी the force of attraction by बिटवीन between these two is directly proportional, is directly proportional is directly proportional to the product of their masses, directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional, and inversely proportional to the square of the distance, inversely proportional to the square of the distance between their centers. Square of the distance between their centers। ठीक है, लिख चुके? जी अब आप क्या करो, नेक्स्ट लाइन में लिखो एफ, एफ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाओ, ये इक्वल्स टू वगैरह हटा दो। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखो पहले। माइनस जी और इक्वल्स टू हटा के इनकी जगह पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन लिख दो। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। सही है। फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में ये फॉर्मूला लिख दो कि आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हटाया तो इक्वल्स टू और माइनस जी आ गया, माइनस कैपिटल जी। सही। तो इसकी आपने वैल्यू लिख दी, जो 6.67 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
तो सर जी ग्रेविटेशन फोर्स इंडिकेट कर रहा है। कैपिटल जी, ये यूनिवर्सल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। ठीक। ठीक है, जी तो आगे चलें। जी सर से इतना ही बहुत है। क्यों भाई, थक गए क्या? जी सर। या डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा? थक गया हूँ मैं। चलो रिलैक्स करो, वैसे भी 3 दिन लगातार हमने पढ़ लिया, तो कुछ तुम वो भी तो करो ना, इसको जी एब्जॉर्ब भी तो करो ना। ठीक है, जी सर। चलो फिर इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास होगी फ्राइडे को। फ्राइडे को ऐसे ही हम टाइमिंग सर देख लेंगे तो। वही सेम ही है, यही वाले टाइमिंग सही है ना जो हमने रखे हुए हैं। जी एक फ्राइडे 8 से 9। हाँ, फ्राइडे 8 से 9, सैटरडे 6 से 7, और संडे 2 से 3। ठीक है सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा ये होगा कि मुझे सैटरडे को ट्रैवल करना है, मैं ज़रा फैमिली ट्रिप पे जा रहा था एक हफ्ते के लिए ना। तो जी मैं सर। ये करता हूँ कि अगर मुझे बीच में टाइम मिलता है ना, वेनेसडे या थर्सडे तक को, तो मैं कोशिश ये जी करूंगा कि मैं एक आध क्लास पहले ले लूँ, ताकि हमारा कोई लॉस ना हो ना, सैटरडे चलो संडे ठीक है वाला। सर। जो भी होगा ठीक मैं ठीक मैनेज कर दूंगा, मैं क्लासेस पूरी कर लूंगा, तुम टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ठीक। आप कहाँ जा कर रहे हैं आप? यार मैं तो नॉर्दर्न एरियाज ही जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक है ना ऑफिशियल काम से भी जाना था। तो मैंने फैमिली को कहा जी यार चलो अभी घूम फिर आते हैं थोड़ा सा, तो बाद में तो बर्फ अच्छा वो आप बहुत आ जाए। खुला वगैरह वो सॉरी। आप कहाँ तक जा रहे हैं मतलब नारायण यार से? मैं यार नारायण तो खैर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, बच्चे छोटे हैं मेरे, मैं जाऊंगा कालाम, सवाद, मिंगोरा, मालम जब्बा, अच्छा और आखिर में अगर टाइम मिला तो कश्मीर भी। सही सही सही। ठीक है सर। अच्छा, एक और चीज मैं क्या कह रहा था, अभी हमारी क्लास हमने कब से स्टार्ट की है? हमने परसों से सर स्टार्ट हमने की है ना। जी तो आप 26। 26, तो हर मंथ जो है ना 26 to 26 हम अपना फीस का हिसाब किताब रख लेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है। तो अभी आप अम्मी से बात करके, अब्बू से बात करके मुझे मैं ट्रांसफर करा देना, फिर नेक्स्ट मंथ जो हाँ है ना, मैं कर दूँगा। फिर हम 26 को ही रखेंगे, ताकि बीच में प्रॉब्लम ना हो ना आपको कोई। और हमारी ठीक है सर ठीक। क्लासेस भी मैनेज कर लूंगा मैं, जो भी लॉसेस हो रहे होंगे। ठीक है। सही है सर। ठीक है तो सर। तुम्हें कोई सवाल में कहीं क्वेरी हो ना पूरे हफ्ते में, तो जी तुम जी किसी भी टाइम मुझे व्हाट्सएप कर दिया करना। मेरा जब फ्री टाइम चलो होगा ना, मैं उसको रिस्पॉन्स कर दूंगा। क्योंकि अब तो जाहिर है, ठीक अब है वो सर ठीक। वो तो है नहीं कि हम बच्चों को क्लास में ही जवाब दें खाली, तो ऑल द टाइम सब जी चीजें कम हुई होती हैं, सही है ना। सही ठीक है सर ठीक। थैंक यू। ओके चलो, वेलकम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।